उनकी एक इच्छा थी कि शाहपुर में आकर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। बच्चों के लिए कहने का मतलब कि शिक्षा के प्रसार में कुछ ना कुछ योगदान हम लोगों ने देना चाहिए, करना चाहिए। उनके फोर्स से मैंने 99 में संस्था का गठन किया। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के एक दिग्गज शिक्षाविद विजय राठौर सर से आज हम मिलने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, शुरुआत हम करते हैं आपके एक छोटे से परिचय से हमारे दर्शकों के लिए। मैं विजय कुमार राठौर शाहपुर से हूँ। शाहपुर में ज्ञानदीप विद्यालय के नाम से संस्था में चला रहा हूँ। विगत 25 वर्षों से इस संस्था को संचालित कर रहा हूँ। और मेरा जो एजुकेशन है, जो है आफ्टर 12th जो बुरहानपुर की कादरिया कॉलेज में हुआ है। उसके बाद में एमएससी के लिए मैं खंडवा गया था। एसएन कॉलेज से मेरा एमएससी हुआ है। उसके बाद में बीएड हुआ, उसके बाद में एमएड हुआ और फिलहाल मैं पीएचडी एपीआर हूँ। जी सर। सर, जिस तरीके से आपकी एक अलग ही पहचान है और ज्ञानदीप स्कूल का अच्छा खासा नाम है बुरहानपुर में, तो जो आपका सफ़र रहा कहीं ना कहीं बचपन जो रहा आपका, बचपन से जो सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक पहचान बनाने तक, जो आप उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। बचपन तो मस्ती में गया। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जी। उसके बाद में जैसे जैसे कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो ऐसा लगे कि कुछ करना चाहिए। करने के लिए हमारे घर का जो बैकग्राउंड है, मम्मी पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, एजुकेशन में थे। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं टीचर नहीं बनूं, चौक नहीं उठाऊंगा करके, इस प्रकार सोचा था। लेकिन समय के साथ में आगे पढ़ाई कंप्लीट की, एमएससी किया। एमएससी के बाद में काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह फेस की जी। उसके बाद में ऐसा हुआ कि अचानक मैं जब एमएससी कर रहा था तो कुछ बच्चे जो आस पड़ोस के थे वो आने लगे कि भैया पढ़ा दो। उनकी मम्मी लोग करने लगे कि इनको पढ़ा दो, खाली समय रहता है। तो मैंने खंडवा से एमएससी की, खाली समय रहता था, मैं बच्चों को लेके बैठता था। शुरुआत में मैंने 6 बच्चों से क्लास टाइप लेना उनका, निःशुल्क, उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं ऐसा, लेकिन पढ़ाना स्टार्ट किया उनको। 10th के बच्चे थे, उनको पढ़ाया। उस साल वो 6 के 6 बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। रिज़ल्ट आने के बाद में जो एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ कि मेरे लिए बहुत अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ या जो भी है, उसके कारण बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा क्लास रूप में चेंज कर दिया कि अपन क्लास ले सकते हैं, करवा सकता हूँ। तो क्लास लेना शुरू किए और क्लास जब मैंने लेना शुरू किए उसके बाद में धीरे धीरे इतना ही हो गया कि स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल थी, उसके पैरेलल मेरे पास में स्टूडेंट आने लगे। यानी कम से कम 200 से 250 बच्चों को मैं क्लास के लिए करता था, अलग अलग बैचेस में। वो होते गया। उससे मेरा एक थोड़ा सा जॉब के प्रति हट गया मैं जॉब से, और ऐसा लगा कि इसमें मुझे एक जुनून आ गया कि भाई पढ़ाना है बच्चों को, बहुत अच्छा करवाना है। तो उसके कारण मैं उसमें बढ़ते गया। फिर उसके बाद में इस फील्ड में इच्छा नहीं होने के बावजूद भी आना पड़ा इसलिए कि शौक बन गया। ऐसा लगा कि नहीं, अपन गलत सोच रहे थे, इसमें करना चाहिए अपने कुछ। धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। पापा की एक बहुत इच्छा थी। हमारे पापा जो थे वो पूरे बुरहानपुर एरिया में स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे। उनका काफ़ी अच्छे वक्ता भी थे। उनके कारण उनकी एक इच्छा थी कि शाहपुर में, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं हूँ महाराष्ट्र से, अच्छा, सेगांव महाराष्ट्र से हूँ मैं,
और इधर पापा मम्मी के कारण आना पड़ा था, वो जॉब करते थे। तो उनके कारण उनकी एक इच्छा थी कि शाहपुर में आकर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। जी। बच्चों के लिए कहने का मतलब कि शिक्षा के प्रसार में कुछ ना कुछ योगदान हम लोगों ने देना चाहिए, करना चाहिए। उनके फोर्स से मैंने 99 में जी। संस्था का गठन किया। उसके फाउंडर मेंबर मेरे प्रेरणा स्रोत पापा थे। उनके कारण 99 से जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ से ये मेरी शुरुआत हुई। और वो शुरुआत जो थी 99 में मैंने शुरू किया, मात्र 90 बच्चे थे और 90 बच्चों से आज मैं 1400 बच्चों तक पहुँचा हूँ। तो इसके पीछे हो सकता है कि उनका एक आशीर्वाद था और उनके उपस्थिति में मैंने इसको शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल सर। मीन्स कहीं ना कहीं इच्छा ना होते हुए भी, लेकिन जो आपके अंदर एक हुनर था वो उन 6 बच्चों ने दिखाया और आप इस फील्ड में आए और आपने एक अलग ही पहचान बना ली इस क्षेत्र में। सर, जिस तरीके से आप एक स्कूल का संचालन भी कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा कार्य भी करा है आपने, तो एक क्वेश्चन हमारा कॉमन रहता है हर शिक्षाविद से कि जो एक शिक्षा प्रणाली पहले की थी और अभी की एक शिक्षा प्रणाली में जो डिफरेंस है वो आपको क्या लगता है? और एक और चीज़ उसके साथ हम लोग देखते हैं जो संस्कार वाली बात आती है कि पहले गुरु और शिष्य का रिश्ता अलग था और अभी गुरु और शिष्य के रिश्ते में बहुत सा डिफरेंस आता है, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक पुरानी शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में अपन करेंगे तो मेरा एक सोच है व्यक्तिगत रूप से कि पुरानी शिक्षा पद्धति में हम लोग अभी भी आएंगे। हो सकता है कि इसलिए समय लगेगा। आज जो है समय के साथ में बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे कि संस्कार, तो संस्कार वगैरह वाली बात जब होती है तो हम जानते हैं कि आज जो है, आज जो माहौल बन चुका है बच्चों में, आप यदि किसी भी, आप तो बात होती रहती है आपकी शिक्षाविद से या चाहे जिससे भी, तो ये देखने में ऐसा आ रहा है कि बच्चों में संस्कार की कमी एक महसूस करते हैं। हम लोग जैसा शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, इसमें देखते हैं कि संस्कारों की थोड़ी कमी लग रही है अभी। अब ये ठीक है कि समय के साथ में तो बदलना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ में बदलना पड़ेगा इसका मतलब कि संस्कार छोड़ देना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। नेट, इंटरनेट, सारे सोशल मीडिया वगैरह सारे आजकल बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि हम लोग खुद स्टडी कर सकते हैं। और एक जो है सोच जो बन जाती है कि मैं जो जहाँ जा रहा हूँ, जिस स्कूल में जा रहा हूँ, जिस कॉलेज में जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं भारी फीस दे रहा हूँ। और मैं जब फीस देता हूँ और कोई भी व्यक्ति जब फीस देता है या उसके लिए कुछ पेड करता है तो वो ये सोचता है कि ये सामने वाले जो है, मैं फीस पेड कर रहा हूँ, इनकी ड्यूटी है कि मुझे पढ़ाए। बिल्कुल। तो इसके कारण क्या होगा कि जो शिक्षक है, जो गुरु है आज का, वो भी वहीं तक सीमित है कि मुझे कुछ मिल रहा है इसके एवज में, इसलिए मुझे पढ़ाना है। बच्चा भी ये समझता है कि मुझे तो इनको पढ़ाना ही है क्योंकि मैं फीस दे रहा हूँ। तो इसलिए जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें कहीं ना कहीं अपने को फिर से जाना पड़ेगा। और जहाँ तक बच्चों का है, बच्चे आज चाहते हैं आज़ादी, हर क्षेत्र में चाहते हैं कि आज़ादी मिले, हमको कुछ कोई रोक टोक नहीं, किसी का बंधन नहीं होना चाहिए और हम पढ़कर दिखाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली बात है, जो बंधन नहीं रखना है उन पर, तो ये है। बिल्कुल सिंपल सी बात है जो कि मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार अपने को देखते हैं, अभी मौसम चल रहा है पतंग वाला, काइट, पतंग का चल रहा है, पतंग उड़ाते हैं अपन जो भी है। तो एक बात है कि पतंग बहुत अच्छी लगती है अपने को जब उड़ती है, बहुत ऊंचाई पर पहुंचती है। हाँ। लेकिन ऊंचाई पर जो पहुंची है वो, यदि उसको आप आज़ाद कर दोगे, कहने का मतलब कि धागा यदि नहीं रहेगा, किसी के अंडर में नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद। तो बच्चों को ये है कि हमको किसी ना किसी के अंडरटेकिंग रहना पड़ेगा या किसी को इतना सम्मान देकर उसके कहने वाले बातों पर हमको ध्यान देना होगा। तो ये जब होगा तो बच्चा ऊंचाई पर टिका रहेगा, नहीं तो ऊंचाई से गिरने में टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चों में भी ये जरूरी है कि वो
गुरु को गुरु समझे, गुरु को जो मार्गदर्शन गुरु कर रहा है उसको फॉलो करे, तो ये बहुत जरूरी है। तो पुरानी शिक्षा पद्धति में गुरु को इतना माना जाता था कि गुरु दक्षिणा, सारी चीजें पता है, सभी को पता है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में यदि जो चीज बोल देते थे तो वो करना पड़ती थी। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें हैं, तो पुरानी शिक्षा पद्धति पर हो सकता है कि हम धीरे धीरे आए, कम से कम संस्कार के मामलों में तो काफी सुधार हो सकता है। मीन्स सर, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है आपकी बात है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे को ऊंचाइयों पे बने रहना है तो उसको किसी ना किसी के कंट्रोल में होना चाहिए, और अगर वो कंट्रोल में रहेगा तो वो ऊंचाई पे बना रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। और सर एक और क्वेश्चन उससे ले लेते हैं, ये तो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली से बात थी, साथ ही जो टेक्नोलॉजी अभी फ़ोन की बात आती है कि कहीं ना कहीं छोटे से छोटा बच्चा है वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के लाइफ में? फ़ोन सर, अब जहाँ तक फ़ोन की बात है, मोबाइल की बात है, सबसे जो अभी अपन बात कर रहे थे कि बच्चों में काफ़ी कमी आई है, संस्कारों की बोल लो या फिर एटिकेट्स मैनर, किसी से बात करने का तरीका, अपने जो टीचर है उनसे बात करने का तरीका, या आपस में भी घर में भी जो है, तो ये जो चीज़ ज़्यादा आई है ये कोरोना काल के बाद में हम लोग देख रहे हैं। अब परेशानी ये थी सर इसमें कि कोरोना काल में हम लोगों ने खुद मोबाइल यूज़ करना ही ये उनको गाइड किया बच्चों को, कि आप मोबाइल बहुत आवश्यक है। और आज ये स्थिति है कि मोबाइल को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा जो माहौल बिगड़ा हुआ है इसके पीछे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जितने भी लोगों से जब चर्चा करता हूँ या जिनसे भी पेरेंट्स हो गए या जब भी डिस्कशन होता है इस मामले में कि आखिर में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है बच्चों के बीच में कि वो इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, तो इसके पीछे पेरेंट्स का, उनके मम्मी लोगों का एक ही जवाब आता है कि सर ये मोबाइल के कारण हो रहा है। अब मोबाइल को कंट्रोल करना हम लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि बच्चा जो 3 साल का है, 4 साल का है, वो खाना भी खाता है तो मोबाइल के सामने खाता है। जी सर। तो हर चीज़ में मोबाइल का ही हो गया। ये कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट आने वाले हैं भविष्य में भी। तो यदि कुछ मेरी बात यदि जहाँ तक ये है तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स को कि वो मोबाइल से किस प्रकार दूर करें, इसके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, मोबाइल को बच्चों से कैसे दूर रखा जाए, इस पर हम बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि मोबाइल से बचने की कोशिश करना चाहिए बच्चों ने। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन कि आपने जो सफ़र तय करा, कहीं ना कहीं आपका एक नाम बहुत सफलतम व्यक्ति में भी आता है बुरहानपुर के, तो जो आपने ये सफलताएं पाई, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कई चुनौतियों का सामना करा होगा। कोई ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जिससे आप हताश तो हुए लेकिन उसका सामना करा और सफलतम पद पर निरंतर आया था सर, ऐसा भी समय आया था। मैंने 99 में स्टार्ट किया सर। उसके बाद में मुझे स्कूल अच्छा रन हो रहा था। उसके बाद में मैंने हाई स्कूल स्टार्ट करना चाहा। हाई स्कूल जब मैंने 2006 की बात है, जब हाई स्कूल में स्टार्ट कर रहा था, एडमिशन हो चुके थे, लेकिन उस समय जो था एक बहुत बड़ी कठिनाई सामने आ गई थी। वो इस प्रकार की थी कि स्कूल के रिकॉग्नाइजेशन के लिए, मान्यता के लिए, जो संस्था है उसके पास में 2 एकड़ भूमि कंपलसरी थी जी। 2 एकड़ भूमि खुद की होना चाहिए थी और वो मेरे पास में नहीं थी उस समय। उसके लिए मैंने, सबसे बड़ी चुनौती थी कि यदि अपने को मान्यता चाहिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से तो 2 एकड़ की भूमि लेना है। 2 एकड़ की भूमि की मैंने, उस समय मैं फाइनेंशियली बहुत साधारण था, मम्मी पापा टीचर, एकदम साधारण था। तो उस समय मैंने एन कैन प्रकार से 2 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जी। व्यवस्था करने के बावजूद भी मुझे जो है परमिशन नहीं मिल रही थी। मैंने उस समय की बात बताता हूँ, मैंने मान्यता के चक्कर में मैंने कम से कम 21 बार मैं भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल के अलग अलग अधिकारियों से मिला जी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली।
यानी यहाँ तक मैं ये हो गया था कि आखिरी समय ऐसा आ गया था कि मैं 10th क्लास को रन कर रहा था, यानी 10th क्लास मेरी चल रही थी, लेकिन 10th की एग्ज़ाम के लिए मेरे बच्चों को जो है मान्यता नहीं होने के कारण प्राइवेट करके ट्रीट किया था। प्राइवेट का जो सेंटर था वो खंडवा मिलता था। तो मुझे जो है इतने बच्चे 40 बच्चे थे, उसमें गर्ल्स भी थी। इन 40 बच्चों को मैं, मेरे मिसेस, यहाँ से सुबह पठानकोट से जाना, खंडवा सेंटर पर पहुँचाना उनको। चूँकि मैं क्लास चला चुका था, 10th क्लास में मेरे यहाँ रन कर रही थी, इसलिए मैं उनसे किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं ले सकता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद करना पड़ी और उस समय मैं बहुत हताश हो गया था कि जब मुझे नहीं मिली। तो इवन मैं ये बताता हूँ आपको कि लाइफ में कभी ऐसा जिसको अपन बोलेंगे कि एकदम नर्वस होके रोने जैसी स्थिति जब थी, जब मुझे मान्यता नहीं मिली थी, तो मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन सब कृपा ईश्वर की, उसके बाद में मैं फिर भी लगा रहा। मेरे साथ में ऐसी कई स्कूलें थी जिसके बाद में उन्होंने इस रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन मैं लगा रहा और उसी का ये है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से आप कार्य करते हैं, बहुत एक्टिवनेस के नाम से भी यानी कहीं ना कहीं आपको जाना जाता है कि एक्टिवली वर्क करते हैं विजय राठौर सर, तो वो एक्टिवनेस की प्रेरणा आपको कहाँ से? एक्टिवनेस की प्रेरणा अपन कहेंगे तो मुझे क्या होता है कि मैं आपको एकदम सही बताता हूँ कि मेरे पास में ऐसा कोई जो स्कूल है उसके अलावा ऐसा कोई मेरे पास में नहीं है बिजनेस जिसको कह सकते हैं अपन कि किसी टाइप की एजेंसी या किसी टाइप का ऐसा, ना कोई कृषि भूमि, ऐसा किसी टाइप से नहीं है। तो मुझे जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, और पेरेंट्स जब मुझे, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो एप्रिसिएट किसी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सबसे कठिन चीज़ जो है वो प्रशंसा करना होती है। लेकिन मुझे जब कोई बताते हैं कि सर वास्तव में आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप लगे हुए इसमें, बच्चों में फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे फिर उसमें लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है इनके लिए। और मैं जो है स्कूल का टाइमिंग के अलावा भी जो मैक्सिमम समय है मेरे दिमाग में हमेशा स्कूल के बारे में चलते रहता है। तो पेरेंट्स ही मेरी प्रेरणा है। जी सर। पेरेंट्स और बच्ची मेरी प्रेरणा है, उनके लिए कुछ करना है, ये उद्देश्य है मेन। बिल्कुल सर। सर, एक मैसेज हमारे देश के युवाओं के लिए। बस युवाओं के लिए तो यही मैसेज है कि समझना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट होना चाहिए बड़ों का। और मैं चाहता हूँ कि घर से शुरुआत की जाए, अपने मम्मी पापा सभी का रिस्पेक्ट कीजिए। और जो है बात जैसे पहले थोड़ी देर पहले की मोबाइल से, तो मोबाइल का यूज़ भरपूर कीजिए, लेकिन उससे कुछ ना कुछ हमको मिल सके उसके लिए आप उसका यूज़ कीजिए, अन्यथा उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, जैसा हमारी टीम ने बताया और कहीं ना कहीं हमारी टीम को पता चला कि शाहपुर क्षेत्र साथ ही साथ बुरहानपुर में भी आपकी जो स्कूल है या संस्था है ज्ञानदीप स्कूल, उसका अलग ही नाम है, तो वो उसके पीछे क्या राज है? हाँ, राज तो यही है कि इस काम के लिए एक पूरी टीम है। टीम जो काम कर रही, नाम मेरा जरूर हो रहा है, लेकिन बिना टीम के संभव नहीं है कोई भी। तो मेरी जो टीम है, कहने का मतलब मेरा जो जितने भी सहयोगी है, मैं अपने आप में उनके जैसे मानता हूँ। मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ, संस्था में डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके साथ में रह के मैं भी काम करूँ। तो मेरी टीम जो है, सबसे बड़ी सफलता का राज मेरी टीम का है, जो उनकी मेहनत है। और उसी का मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि 1 साल पहले की बात है, बुरहानपुर जिले में स्कूल ने एक रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड इस टाइप से था कि 12th क्लास में बोर्ड की एग्ज़ाम में साइंस सेक्शन में, साइंस फैकल्टी, साइंस में संकाय में तीनों बच्चे जो जिले में टॉपर 3 निकलते हैं, साइंस में तीनों टॉपर जो थे वो ज्ञानदीप विद्यालय थे, 1st रैंक, 2nd रैंक एंड 3rd रैंक। तो ये बुरहानपुर में आज तक का रिकॉर्ड बना कि इस प्रकार का हुआ। और उस समय जो थे उच्च शिक्षा मंत्री थे माननीय मोहन यादव जी, उनके द्वारा मुझे पुरस्कृत भी किया गया था। जी सर, बहुत बड़ी बात है ये कि एक ही स्कूल से तीनों बच्चे। जी सर, बिल्कुल सर। सर, लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब आपने बड़े बखूबी तरीके से दिए।
हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, अनुभव तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने इस प्रकार का मौका दिया, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया में हूँ, शाहपुर में हूँ मैं। उसके बावजूद भी आपने मुझे इस जगह बुलाने के लिए एक प्रकार से सम्मान दिया मुझे इस बात के लिए, तो इसलिए पूरी लीड लैब का मैं धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में मेरे तरफ से जो भी ऐसा लगे मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ तो उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। जी सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि इस साक्षात्कार के बाद जिस तरीके से आपने युवाओं को एक मैसेज दिया कि आप फ़ोन का भरपूर यूज़ करें, लेकिन उससे हमको कुछ मिले, यानी टेक्नोलॉजी से हमको बेनिफिट होना चाहिए, उससे कोई हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हमारे दर्शक जो भी युवा देखेंगे वो करेंगे और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के राह पे अग्रसर करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।